नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ज़्यादा अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ेगी ब्रॉडर मार्केट्स में। हालांकि तेजी की इंटेंसिटी कल जैसी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी एक अच्छी तेजी थी। 1/4% के आसपास बढ़ते कह लिए रिकवरी के संकेत ज़्यादा अच्छे थे वहाँ पे। जो आईटी का प्रेशर था मार्केट को, जो ज़्यादा फील करना चाहिए था, उसको बहुत हद तक बाजार ने निगेट किया और उसको निगेट करके हरे निशान में बंद हुआ। तो आप ऐसे समझिए कि एक तरफ पूरा आईटी जो कि सेकंड लार्जेस्ट वेटेज रखता है वो बिकवाली दिखा रहा है और उसके सामने पूरा बाजार हरे निशान में है। तो आप समझिए ना, एक्चुअल में इंटेंसिटी गेन की थी, लेकिन वो गेन की इंटेंसिटी कम हो गई क्योंकि आईटी बहुत तेज था, आईटी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। तो इस वजह से आज थोड़ा प्रेशर था। आईटी क्यों टूटा? क्योंकि एक्सेंचर के नंबर आए, नंबर ठीक ठाक थे, गाइडेंस कट का इम्पैक्ट देखने को मिला, थोड़ा आईटी प्रेशर में आई गया। वो आईटी का अर्निंग भी रहेगा तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ऐसे। सो ये तो रहेगा, लेकिन अदरवाइज मार्केट में खरीदारी थी। 30 में से 21 शेयर सेंसेक्स के खरीदारी में रहे। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में रहा। 2000 प्लस एडवांसेस थे। बीएससी में 1400 डिक्लाइन थे। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे 1400-1500 शेयर तेजी में थे। एफ&ओ के भी करीब 100-125 शेयर तेजी में थे। सो मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ रही है। और अब हम क्योंकि ट्रंकेटेड वीक पे जा रहे हैं, ट्रंकेटेड मतलब अगले 3 दिन की छुट्टी, फिर 3 दिन खुलेंगे, फिर 3 दिन की छुट्टी, तो इसलिए बाजार थोड़ा थिन वॉल्यूम पे रहेगा। और आगे फिर एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये मंथ एंड है, 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो रही है, ये सब चीज़ें होंगी। अलॉन्ग विद दैट आप ऑटो सेल्स के नंबर देखोगे, अर्निंग की साइड जाओगे, ब्लॉक डील की विंडोज़ बंद होने वाली हैं, तो बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट थोड़े थोड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इवेंटफुल रहेगा ये आगे आने वाले 3-4 दिन, तो उन पर भी आप नज़र रखेंगे। बहुत ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करता। सबसे पहले आपसे ये सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से मेरे पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो आया है, L&T फाइनेंस होल्डिंग 600 शेयर हैं फ्रॉम IPO, इज इट वर्थ टू कंटिन्यू एस रिटर्न इज सो लो इन लास्ट 15 ईयर्स? जैन साहब बिल्कुल सही बात है। मतलब ये पिछले डिकेड से लेके अब तक या पिछले 5 साल में शायद एक ही जगह पे खड़ा है, कहीं गया नहीं है। तो बहुत थिन लो रिटर्न्स हैं स्टॉक के। सो वर्थ होल्डिंग है या नहीं, ये बहुत ट्रिकी सवाल है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, पेरेंटेज अच्छी है, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा आए नहीं है। सो एक ही बात करूँगा कि आप इतना कर सकते हो कि एटलीस्ट अपना कैपिटल तो निकाल ही लो, ताकि आपको फिर ये रिग्रेट ना रहे कि मेरा पैसा बिल्कुल बना नहीं। कैपिटल निकल आया, फ्री का शेयर है, जहाँ मर्जी जाता रहे। उसमें अगर वो बहुत समय भी ले लेगा या रिटर्न की स्पीड भी कम भी रहेगी, तो आपको रिटर्न तो बना बना के दे ही रहा है ना एटलीस्ट। तो एटलीस्ट इस लिहाज से मतलब फिर वो अच्छी कंपनी का टैग भी आपके पास रहेगा, अच्छी कंपनी आप होल्ड कर रहे हो, और आपको जो है ये रिग्रेट भी नहीं रहे कि मैंने पैसा फंसा दिया, मेरा पैसा फंस गया, कैपिटल भी निकल पाया। सो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए एक कदम उठाया जा सकता है। बाकी वेट एंड वॉच इज अ बेटर चॉइस, लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत स्लो है। बाकी ग्रुप की सारी कंपनियों के कंपैरिजन में स्लो है। इक्विटी साइज बड़ा कह लीजिए, पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है कह लीजिए, इस तरह की वजह से शायद नीचे चल रहा है। ओके, हैप्पी होली सर। थैंक यू चक्रवर्ती साहब, आपको और आपके परिवार को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योर व्यू ऑन डिफेंस सेक्टर? चक्रवर्ती साहब, मेरे हिसाब से ना डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ तो बहुत अच्छी रहेगी इंडिया में, बट केस टू केस बेसिस पे ये डिफर करेगा। आप ऐसे समझिए, डिफेंस की ग्रोथ अच्छी क्यों रहेगी? इट इज़ इसलिए नहीं कि कोई वॉर पे लड़ने जा रहे हैं हम इसलिए, बल्कि हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर की तरफ बन रहे हैं अब। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। और विद टाइम क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, जो BEL BEML की मैनेजमेंट से कभी बात होती है हमारी, तो सुन के ऐसा फील आता है कि शायद वो लोग बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं ओवरसीज़ मार्केट में, क्योंकि ओवरसीज़ मार्केट में रियलाइजेशन अच्छे होते हैं। आप जो घरेलू बाजार में बेचोगे उनके सामने अगर विदेशी बाजार में बेचोगे तो ज़्यादा अच्छा माल आप बेच पाओगे। सो इसलिए वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। अब कंपनियां कौन कौन सी स्पेसिफिक रहेंगी ये इंपॉर्टेंट है। तो मेजर डिफेंस के क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए सारी PSUs ही कामकाज करती हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ। क्रिटिकल के नॉन क्रिटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर्स फर्दर देती है प्राइवेट प्लेयर्स को, तो आप उन पे बेट कर सकते हो। लार्जेस्ट में HCL चल ही चुका है बहुत ज़बरदस्त, BEL चला है, BEML भी थोड़ा बहुत चल गया है। सो इस तरह से ये कंपनियां कामकाज करें। प्राइवेट में स्वान थोड़ा बहुत चला है, अभी और चल सकता है। L&T एक लार्जेस्ट प्लेयर है कैपिटल गुड्स का, वो भी डिफेंस में थोड़ा बहुत। सो प्लस वो छोटी छोटी जितनी कंपनियां हैं, पारस डिफेंस हुए या फिर ड्रोन से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये सब हुई। तो बहुत केस टू केस बेसिस पे स्पेसिफिकली आपको रहना है। और अगेन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आप डिफेंस को अगर सोच रहे हो तो आपको PSU में रहना पड़ेगा। अगर आप मीडियम टर्म सोच रहे हो तो प्राइवेट प्लेयर में जाइएगा, लेकिन किसी भी सूरत में चाहे लॉन्ग हो या मीडियम हो, अपना कैपिटल थोड़ा प्रोटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्टोरी अगर बनती हैं तो बहुत ही से बदलती भी हैं।
ऐसी सिचुएशन, वैसे तो चांसेस आर थिनली लो, लेकिन क्या पता कंपनी स्पेसिफिक क्या सिचुएशन बन जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कैपिटल ऊपर निकाल लेने कोई बुराई नहीं है इसमें, बट स्टोरी बड़ी प्रोमिनेंट एंड प्रॉमिसिंग है इसकी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाय सर, आई बाय टाटा पावर 200 शेयर, एवरेज प्राइस 185, फ्यू डेज बिफोर आई सेल 100 शेयर, सेलिंग प्राइस 379, नाउ माई कॉस्ट इज 0 बट माई ब्रोकर लेजर स्टिल शोज बाइंग प्राइस 240, आई एम कन्फ्यूज। यार काजी साहब, ये मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मतलब ये मेरा फोर्टे से बाहर का सवाल है। आपके ब्रोकर आपको क्या कीमत दिखा रहा है वो मैं कैसे बताऊं? वो सॉफ्टवेयर क्या दिखा रहा है, आपने क्या दाम पे खरीदारी करी, क्या उसमें कॉस्ट लगी, क्या टैक्सेस लगे, क्या एडजस्टमेंट्स हैं, ये सब मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने टाटा पावर होल्ड किया, खरीदा, 100 शेयर बेच दिए, बाकी शेयरों को आप होल्ड कर रहे हो, इसमें कोई हार्म नहीं है, सही किया आपने। कभी आपको बुरे दौर में नीचे मिल जाए, आपकी खरीदारी बेची हुई कॉस्ट के, यानी आपने जहाँ भी बेचा है उससे 20, 30, 40, 50 रुपये नीचे आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा वापस आप ऐड करके अपनी किटी को वापस 200 पूरे शेयर कर सकते हो। आपको 50 रुपये गेन या 60 रुपये गेन, 70 रुपये गेन आ गया, अंडरलाइंग 100 शेयर पड़े, बाकी शेयरों में आप ऊपर जो मर्जी करते रहो। ये काम कर सकते हो, बट इसमें आपका ब्रोकर क्या दिखा रहा है दाम, ये मैं मतलब मेरे आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग ओवर इट। बट आप अदरवाइज आपके पास स्टॉक सही है, आपकी रणनीति सही है, और आप आगे भी इसी तरह से अपने और अच्छे अच्छे स्टॉक से याद कर सकते हो। नमस्ते सर, किसी स्टॉक को लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना हो तो उसको कब सेल करें, कब एवरेज करें, गिरावट में क्या करें? तो सर मैं कोरी साहब, लाइफ टाइम के लिए अगर कोई स्टॉक आप लेते हो तो मतलब ये बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए आप खरीद रहे हो, तो आप ऐसे समझो, मैं कैसे एग्जांपल दूँ आपको? एक HDFC बैंक नहीं बोल सकता, उसके एग्जांपल बहुत दिए, TCS बहुत दिए, चलिए रिलायंस एग्जांपल रखता हूँ। रिलायंस आज अगर आप मान लो आज लेते हो 2000 रुपये का सपोज करिए दाम है, और आपने लेना शुरू किया रिलायंस, तो आप ये मान लो कि 2500 रुपये तक रिलायंस लेता रहूँगा, बिकॉज आई विल होल्ड इट फॉर एवर, आई विल नॉट सेल इट एवर। ठीक है, तो पहला पार्ट तो यही हो गया कि आई विल होल्ड इट फॉर एवर। अब आई विल सेल इट कब? फैमिली सिल्वर जिसे बोलते हैं ना, वो कब बिकता है? जब आपको ज़रूरत आती है किसी चीज़ की, तब आप फैमिली सिल्वर बेचते हो। तो आपके लिए ये शेयर फैमिली सिल्वर का काम करेगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ। सो कभी सिचुएशन आई ऐसी जब आपको बेचना पड़ा, तब आप इसे बेचिएगा, नहीं आई तो मत बेचिए। ये कुछ आपसे ले नहीं रहा है, उल्टा डिविडेंड की फॉर्म में आपको पैसा दे रहा है, प्लस एप्रिसिएशन दे रहा है, प्लस विद टाइम ये मल्टीपल लेवल बढ़ चुका होगा, प्लस मल्टीपल टाइम्स में डीमर्जर आए होंगे। अगर आप 20 साल 30 साल के होराइजन में जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उस ड्यूरेशन में। ये आज के 200 रुपये 400 रुपये के मूव आपके उतने इफेक्ट नहीं करेंगे तब। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास HDFC के शेयर IPO के पड़े हैं 93 के, तो आज तक उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। HDFC बैंक यहीं खड़ा है, अगर यहीं खड़ा भी रहेगा तो उनकी कीमत 1.5 रुपये है, तो उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए एक लेवल तक अगर वो कंसोलिडेट करता रहे, वहीं खड़ा रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, वो देखते भी नहीं, उनकी फैमिली सिल्वर है, वो उसे होल्ड कर रहे हैं थ्रू आउट लाइफ। तो उस सिचुएशन में आप उसे बेचोगे कब? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। वो इसके लिए नहीं, सभी शेयरों के लिए एप्लीकेबल है वैसे तो, और क्योंकि आपने लाइफ टाइम के लिए लिया है। दूसरा, अगर खरीदना कब है, आपकी रेंज बनी हुई थी 2000 से 2500 के बीच में मैं खरीदता रहूँगा, उससे ऊपर जाएगा तो नहीं खरीदूंगा। ठीक है, खरीद लिया। अब कभी किसी दौर में 2500 से नीचे वापस 2000 आए बिना एडजस्टमेंट के, तो आप फिर से ले लो। या किसी दौर में आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा कंफर्टेबल जोन 3000 है और मैं और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूँ इसको, और आई एम गेटिंग अ गुड स्टॉक, तो आप और बढ़ा सकते हो उसको। तो बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर योर चॉइस, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से होगा, आपके होराइजन के हिसाब से होगा, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होगा। बट एक क्वालिटी स्टॉक आपके पास हमेशा बना रहे, इसलिए आपको मैंने तर्क दिया है कि एक लाइफ टाइम के लिए शेयर लेके रखिए, ताकि आप लोग थ्रू आउट लाइफ कुछ भी उठापटक करते रहें अपने पोर्टफोलियो में। पेनी कैप ले लें, मल्टी कैप ले लें, मिनी कैप ले लें, माइक्रो कैप ले लें या कचरा कैप ले लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एक क्वालिटी एटलीस्ट आपने लाइफ टाइम के नाम पे ले रखा है, जो आप शायद ही बेचो, और आपको विद टाइम रियलाइज हो जाएगा क्यों वो लार्ज कैप आपको रखवाया गया था, ताकि आपके पास एक सॉलिड कैपिटल हमेशा के लिए बना रहे। तो इसीलिए आप इसका ध्यान रख सकते हैं। ओके सर, आई हैव PFC 103 रुपये पे, जनरल इंश्योरेंस 141 रुपये पे, आई हैव फ्री माई कैपिटल, कैन आई सेल ऑल शेयर्स? नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ना PFC में ना दूसरे स्टॉक में, क्योंकि आप अपना कैपिटल एक बार निकाल चुके हो। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा अब आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको पैसे की ज़रूरत ना हो। तो
और पैसे की ज़रूरत नहीं भी है, अगर आपको यहाँ से भी जहाँ आपने बेचा है वहाँ से भी 100-150 रुपये पीएफसी और ऊपर चला जाता है, तो आपके बचे हुए पीएफसी का 1 पाई, यानी कि अगर 100 बचे हैं तो 25 शेयर और बेच दीजिए, तो और 75 शेयर बिल्कुल ही फ्री तो थे ही, वो फ्री में और प्रॉफिट भी आ गया आपको। लेकिन एज सच पीएफसी जैसा स्टॉक आपको डिविडेंड भी देगा आगे चल के, एक अच्छी यील्ड भी है उसकी, तो यहाँ नहीं तो डिविडेंड से पैसा बना बना के वैसे फ्री कर देगा शेयरों को। तो ऐसे शेयरों को तो आप मत बेचो अगर आप कैपिटल निकाल चुके हो तो। और ये एडवाइस मतलब बखूबी आपने फॉलो किया तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कैपिटल अपनी फ्री करते रहिए, और बाकी आप फ्री के शेयरों के साथ जितने सारे इकट्ठे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो। सर इन्फोसिस डाउन 18% फ्रॉम 52 वीक्स टॉप, कैन ऐड इन बल्क? नहीं रिजवान साहब, नहीं, अभी नहीं। अभी फियर इज़ नॉट एट पीक। जब फियर इज एट पीक होता है तब आप बल्क में आते हो। फियर एट इट्स पीक था आज से ठीक 4 साल पहले, कोविड के तारीख को। आज 23 तारीख है और 22 मार्च के आसपास पहला लॉकडाउन लगा था और वहीं बॉटम बना था मार्केट का। सो वो था फियर एट इट्स पीक, जो आज शायद किसी को याद भी नहीं है। सो ऐसा फियर एट इट्स पीक कभी आए तब आप बल्क में पैसा डालना, या किसी एक स्टॉक में आ जाए जब दुनिया में हर तरफ उसके बारे में सिर्फ घबराहट ही हो, तब आप उसको खरीदिएगा। तो जब अभी बीच में वो टीसीएस आया था, जब मुझे ये सवाल आने लग गया था कि टीसीएस बंद तो नहीं हो जाएगा, इसी जगह पे वो सवाल आया था, और मुझे याद है मैं इसी स्टूडियो में बैठा हुआ था तब ये सवाल आया था कि टीसीएस बंद तो नहीं हो जाएगा। आज आपको हंसी आएगी ये सुनकर, लेकिन उस ज़माने में वो सवाल भी मैंने सुने हैं। सो ऐसी सिचुएशन जब कभी सुनाई पड़े आपको, तब आप एक बार को वो बल्क वाला फॉर्मूला अपना सकते हो। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं और सवालों। नमस्ते सुमित सर, सरदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड वर्सेस आर्शियन केमिकल, विच स्टॉक इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? ऑल्सो रिसेंटली लिस्टेड IPO यू थिंक इज लुकिंग प्रॉमिसिंग फॉर एनी लुकिंग? संदीप सर देखो, किसी भी IPO में मैं कभी भी लिस्टिंग के टाइम पर निवेश की बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अभी सिचुएशन आपको पता ही नहीं है कि होना क्या है, हुआ क्या है, कैसे होगा आगे। सिर्फ इसलिए कि उसका DRHP अच्छा लग रहा है तो हम उसे खरीदारी कर लें, ये एक लॉजिक नहीं है। आस्क ऑटोमोटिव मैंने उस समय पर बोला था जब वो IPO आया था, वो इसलिए बोला था कि उसमें फंड्स की एक बहुत अच्छी बाइंग हुई थी 310 के आसपास, वो चला भी उसके बाद, वो 370-80 तक गया था शायद, या अपना नया हाई काटा था उसने, लेकिन वो फिर नीचे आ गया। लेकिन कोई ऐसा रिस्क वहाँ पर नहीं है कि कंपनी प्रमोटर ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, नीचे मिल जाए ठीक है। अब रही बात आपके आर्शियन केमिकल और दिस सरदा एनर्जी की, तो सरदा एनर्जीज फिर भी सेफर बेट कंपेरेटिवली, क्योंकि पुरानी है एक हिस्ट्री में आर्शियन के सामने, और पुरानी अपनी मेटल प्रूफ कर चुकी है मल्टीपल टाइम। तो जितनी भी पुरानी चीज़ होगी उसने बाजार के कई उतार चढ़ाव देखे हुए होंगे, कई बुरे दौर देखे होंगे, कई अच्छे दौर देखे होंगे। जो नया है उसने भी कोई दौर देखा ही नहीं। जैसे कि नए निवेशक अभी जो कोविड में आए हैं, उन्होंने बाजार में किसी भी स्टॉक में 20% से ज़्यादा का बड़ा फॉल नहीं देखा। अब तक सिर्फ 2 ही बड़े फॉल हुए हैं, एक जी एंटरटेनमेंट, एक अदानी एंटरप्राइजेस। ये 2 बड़े इवेंट हुए हैं जब 40% का फॉल एक ही दिन में हुआ था, इससे बड़ा कोई इवेंट हुआ नहीं। लेकिन अगर आप पुरानी हिस्ट्री खंगालेंगे तो ऐसे 50 नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जो एक दिन में 50% तक साफ हो गए बिना किसी वजह के, जिसमें वक्रांगी आता है, जिसमें GTL आता है, जिसमें GTL इंफ्रा आता है, पेंटासॉफ्ट आता है, सिल्वर लाइन आता है, पुंजलॉयड आता है। ये सब वो नाम है जो एक एक दिन में, रिलायंस कम्युनिकेशन इवन आ गया था। सो एक एक दिन में 30-30%, 40-40% साफ हो गए थे बिना किसी वजह के, और वजह आज तक किसी को नहीं पता। सो ऐसी बहुत एग्जाम्पल कभी भी आएंगे कि किसी फाइन डे एक स्टॉक टूट गया, जैसे स्वान था 2 दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले 2 लोअर सर्किट मारे 20-20% के बिना किसी वजह के। सो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे हाल फिलहाल में। तो इसीलिए नए IPO में और पुरानी कंपनियों में ये अंतर है, एटलीस्ट उनको ये पता है कि ऐसे दिन उन्होंने देखे हुए हैं, ऐसे हालात भी गुजरे हैं उसके अंदर से, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। सो बेटर इज़ आप पहले पुराने को प्रेफरेंस दीजिए। नया अच्छा लगता है, लेकिन विद टाइम उसकी जब डस्ट सेटल होती है तब समझ में आता है कितना सही है। सो लेट इट गिव सम टाइम, अपने आप रियलाइज हो जाएगा आपको। ओके जी आगे बढ़ते हैं और थैंक यू सर, yesterday your advice for short term on Swan more than 7% up। देखिए समानता में मैं आज भी बोलूँगा, स्वान में अगर आप 7% के गेन से खुश हैं तब आप मार्केट को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बाजार में 2%, 5%, 7%, 15%, 20% के गेन से अगर आप खुश हैं 1 साल के, तो आप एक्चुअल में गलत जगह पर हैं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। इतना तो सैलरी के अप्रेजल में हो जाता है। सो मार्केट इज़ मेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, नॉट फॉर दीज परसेंटेज गेंस। आप जितना समय और संयम दोनों देंगे बाजार को, उतना ज़्यादा आपको बाजार गेन देगा। अब वो दोनों आप में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आम तौर पे जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा गेन आता है।
सो ठीक है, स्वान अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है उसमें। और डेट रीपेमेंट पे है कंपनी, आगे भी एलएनजी का डेट रीपेमेंट आने वाला है, पेंडिंग है वो। इनकी एक आर्म है रिलायंस नेवल, उसकी भी ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, उसका नाम भी चेंज हो गया है। सो बहुत कुछ है इस कंपनी में भी होने के लिए, लेकिन ठीक कंपनी आप होल्ड करिए। और 670 पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, 630-40 पे शेयर खड़ा है, तो वैल्यू तो वैसी इसमें दिखाई पड़ रही थी, तो वैल्यू है, अभी भी वैल्यू बहुत है। जिनको भी 670 पे अलॉटमेंट दिया है उनको कम से कम 100 रुपये तो मिलेगा ही, तभी तो छोड़ेंगे शेयर, वरना छोड़ेंगे क्यों। और उसमें LIC बैठा हुआ है, LIC तो वैसे जल्दी शेयर नहीं छोड़ता। सो एटलीस्ट आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा इसमें। चलिए अब कुछ और सवालों में। सेल 122 में 400 शेयर है, 1 साल के लिए कैसा रहेगा? सर मेटल साइकिल है, बस एक ही चीज़ को आप ध्यान रखना, उसके हिसाब से कॉल लेना कि मेटल साइकिल यूजुअली मेटल साइकिल में ही चलती है। सो अगर साइकिल अपवर्ड साइड पे तो बेटर है, अदरवाइज वीक है। उपिंदर जी का सवाल है, हेलो सुमित सर, लुकिंग डैशिंग, थैंक यू सर। विल इट बी वाइज टू इन्वेस्ट इन कैपेसाइट एंड इंडस टावर एंड BSC एंड IRCTC at current level? BSC would be the safest bet. One, Protein is another stock in comparison to BSC, इसको आप देख सकते हो। IRCTC is okay, अगर आपके पास है तो होल्ड करो, बट नया नाम अभी मत लो, या थोड़ा बहुत ले सकते हो एटलीस्ट। एंड अवॉइड दिस कैपेसाइट एंड इंडस टावर अभी के लिए। इंडस टावर में वो ब्लॉक डील की बातचीत है, इसलिए चल रहा है कि वो माल बेच सकता है वोडाफोन, और भारती का IPO भी आ रहा है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें। मोमेंटम आप चेज़ करना चाहो तो बात अलग है, लेकिन कैपेसाइट तो ऑर्डर मिल रहे हैं क्योंकि मार्च की क्लोजिंग है, तो मार्च क्लोजिंग में ऑर्डर मिलते ही आमतौर पे, इसलिए तेज़ी देखने को मिले तो उस हिसाब से आप इसमें कॉल लीजिएगा। ओके, सुमित जी, हमें आपसे थैंक यू सर, थैंक यू रोशन जी, इसलिए आप नहीं सर, अब मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट। आई वांट टू टेक एंट्री इनटू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड विष्णु केमिकल 3 to 5 year। विष्णु कुड बी बेटर बट नॉट फॉर 3 to 5 year, यू हैव टू सी द नंबर्स एज वेल। एंड AU से बेटर बैंक्स अवेलेबल हैं एनी डे, तो अभी उसको तो आप अवॉइड ही करिए, उससे अच्छे नाम आपको मिल जाएंगे, आप उनको प्रेफरेंस दीजिए। जो स्मॉल कैप पूरे साल ही नहीं चले हों, अब भी गिर रहे हैं, लाइक मैथनॉलॉय सर गिरा नहीं है, वो चला ही नहीं है, तो वो चला ही नहीं है और गिरा भी नहीं है, और 980-960 आया, वापस घूम के 1000 रुपये आ गया, वो उसकी बुक वैल्यू है, वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। और रही बात कैंपस बहुत चला हुआ शेयर है, अगर आपको लग रहा है वो नहीं चला है तो आप उसका एक बार इशू प्राइस चेक करिए, उसके बाद की तेज़ी चेक करिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा कितना चला है। एंड लास्टली, उनसे निकल जाएं या क्या करें? 25% लॉस ओवरऑल। तो सर स्मॉल कैप में अगर आप हो तो तेज़ी और मंदी बड़ी ही आएगी, इसके लिए आप तैयार रहो। सो बड़ी तेज़ी स्मॉल कैप ऑलरेडी दिखा चुका है, और आपके पास थोड़े ऊपर के लेवल के शेयर हैं, सो आपको कॉल उस हिसाब से लेना होगा। इधर अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस रखो, इन्वेस्टर हो तो हैव सम पेशेंस। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब मंगलवार को, और सब लोगों को, आप सबके परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ सेफ, कलरफुल एंड वंडरफुल होली। और मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram सारे पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।